नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो ये मेरे सीटेट के नोट्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे और इसी से मैंने 113 मार्क्स पाए थे 150 में से, पहली बार में वो भी। और एक बात, जिनको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ाती हूँ तो वो प्लेबैक स्पीड को धीमा कर सकते हैं, और जिनको अपना समय बचाना है वो प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके आप डेली बेसिस पे सुनेंगे, तभी भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ये डे टू डे लाइफ वाले कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, वो बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो मैंने पॉइंट वाइज अपने नोट्स आप लोगों के लिए साफ़ सुथरे लिखे हैं। तो आई होप आप लोग इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 16 तक के नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। वो केवल आप लिखिएगा नहीं, इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ 7th और 8th में जो टॉपिक्स आएंगे उनको मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, और उनको मेरी जो मैं समझाऊंगी उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है। शाकाहारी कौन होते हैं? सब लोग जानते हैं, वेजिटेरियन जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। मांसाहारी जो केवल जंतु खाते हैं। और सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोर, वो जो दोनों खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। पोषक तत्व कौन से हैं? तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स हैं। ठीक है। अगला है कार्बोहाइड्रेट। जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो किस रूप में होता है? या तो वो स्टार्च रूप में, मंड को इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, और या तो शुगर रूप में होता है। तो अब यहाँ से ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च को प्रेजेंट यानी कि मंड का टेस्टिंग करने के लिए हम उस पदार्थ में 2-3 ड्रॉप हम आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे। ठीक है। आयोडीन विलयन डालने पर अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। प्रोटीन के लिए क्या करेंगे? प्रोटीन, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में हमको प्रोटीन टेस्ट करना है, तो उसका पहले पेस्ट बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की 2-3 बूंदें डालेंगे। अगर उसका रंग बैगनी हो जाता है तो आप प्रोटीन, उससे पता चलेगा कि उसमें प्रोटीन है। ठीक है। इसमें नीला काला था, इसमें बैगनी था। और वसा के लिए तो हम लोग अपने घर में ही करते हैं। आप देखते होंगे कि आप मूंगफली लीजिए, मूंगफली को किसी कागज़ में टुकड़े में रख के कूट दीजिए। ठीक है, पीस दीजिए। अगर उस कागज़ के टुकड़े पर तेल के धब्बे आ जाएंगे तो इसका मतलब उसमें फैट है, वरना नहीं। अब इनसे हमको प्राप्त क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, फैट से भी हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन कौन ज़्यादा एनर्जी देता है? तो फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि करने में, ठीक है, तो ग्रोथ के लिए और स्वस्थ रखने में शरीर वर्धक भोजन होता है एक तरीके का। विटामिन रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। आँख, अस्थियाँ, दांत मजबूत बनाता है। विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन का एक ग्रुप होता है। अब यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में समझा दिया था। मैंने अपने नोट्स को बहुत प्रिसाइज, बहुत छोटा रखा हुआ है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कई बार रिवीजन करें और कई बार इसको सुनिएगा। विटामिन ए से त्वचा और आँख सही होती हैं, आँख की दिक्कतें सही होती हैं। विटामिन सी का बताया था कि रोगों में से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी बोन और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कैल्शियम यूज़ करने में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है कि विटामिन डी का यूज़ कैल्शियम यूज़ करने में भी हेल्प होता है। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम होती है, उसका यूज़ करने में हेल्प करता है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है। मिनरल्स का रोल क्या होता है? मिनरल्स यानी कि खनिज लवण शरीर के उचित विकास के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं रफेज यानी कि आहारी रेशे, जिसको रुक्षांश या फिर आहारी रेशे बोलते हैं। तो अभी मैंने बताया कि वो सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही है, उसके अलावा ये 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर के लिए। ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है? ये पादप पदार्थों से मिलते हैं। इनका स्रोत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल होते हैं। ये करते क्या है? मेन इंपॉर्टेंट का काम है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। पानी का तो पता है, पानी क्या करता है? जितना भी हम पोषक तत्व अभी ऊपर लिए हैं हमने, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और वेस्ट मटेरियल निकालने में, यूरिन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। भोजन पकाने से पोषक तत्व की हानि हो जाती है, तो हमें ज़्यादा पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। इसका मतलब विटामिन सी को अगर हम गर्म करते हैं तो ये नष्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अब रोग क्या होता है? वे रोग जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन B1 से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। कैल्शियम से बोन और टीथ का डीके हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट हो जाता है। आयोडीन से घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। और आयरन की कमी से रक्त
दीनता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ये रोग, ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आहार क्या होता है, जिसमें पोषक तत्व तो होते ही यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स वगैरह तो होते हैं, उसके साथ में रुक्षांश और पानी भी होता है, जो कि मैंने अभी बताया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है फाइबर। तो फाइबर क्या होते हैं, यानी कि जो कपड़े में जो महीन रेसे निकलते हैं, उन तागों की पतली लड़ियों को हम फाइबर कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, एक सिंथेटिक। प्राकृतिक जो होते हैं वो पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सूती यानी कि कॉटन, जूट, रेशमी, ऊन पेड़ से प्राप्त होता है ना, तो इस तरीके से। सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेटिक जिनको हमने बनाया है, यानी कि मैन मेड, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इस टाइप में। ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सीधा सीधा पेपर आता है। मैंने ऐसे ही 113 मार्क्स पाए हैं। रुई के बारे में बताया गया है कि कपास के पौधों से प्राप्त होती है, और कपास के जो पौधे होते हैं ये काली मृदा में लगाए जाते हैं, और मतलब गर्मी वाले सीजन में लगाए जाते हैं। कपास बॉलों से, इसमें होता क्या, मैं पिक्चर्स भी ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगी है मेरी, लेकिन आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। कपास बॉलों से, जो कपास की बॉल होती हैं, उनसे ये हाथ से हटाया जाता है, हाथ से निकाली जाती हैं। ठीक है, और बीजों का कंकटन द्वारा अलग किया जाता है, इसे कपास ओटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कपास ओटना। यानी नेक्स्ट है जूट को हम पटसन भी बोलते हैं, ये प्लांट से प्राप्त होते हैं, और ये इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम क्षेत्र में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कताई क्या होता है, तो कताई का मतलब है रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया। जो रेशे होते हैं उससे जब फिर तागा प्रॉपर बनाया जाता है, उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। तकली एक प्रकार की डिवाइस है, युक्ति है, जो स्पिनिंग यानी कि कताई के काम आती है। इसके अलावा चरखा भी कताई के काम, यानी कि देखिए तागों से रेसों से जो तागे बनाए जाते हैं उसको हम कताई बोलते हैं या फिर स्पिनिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि खादी ग्राम उद्योग आयोग का गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। तागों से वस्त्र बनाने की कौन सी विधियाँ था, तो तागों से वस्त्र बनाने की दो विधियाँ हैं, एक हो गया बुनाई, एक हो गया बंधाई, यानी कि वीविंग एंड निटिंग। और ये बुनाई कैसे होती है, करघों से होती है, मैं पिक्चर्स ऐड कर दूंगी, करघों से होती है, इसे हैंडलूम भी कहते हैं इंग्लिश में। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, पदार्थ के गुण कौन से होते हैं, तो पदार्थ देखने में अलग अलग होते हैं, यानी कि जो मैटर होते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन है। तो इनमें कठोरता अलग अलग होती है। विले यानी कि घुलनशील होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। जल में तैरना है, कुछ जल में तैरते हैं, कुछ जल में डूब जाते हैं। पारदर्शिता यानी कि कुछ पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब जिनसे हल्का हल्का दिखता है, प्रॉपर साफ नहीं दिखता। पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारी विधियाँ आप पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिक्स हो गए तो उनको अलग करने की कितनी विधियाँ हैं। तो जो एनसीईआरटी बुक में लिखी है मैंने वो डाली हुई है। पहली है हस्तचयन, यानी कि हाथ से बीन लेना, जैसे हम लोग दाल चावल मिल जाता है तो हाथ से बीन लेते हैं। थ्रेसिंग का मतलब होता है सूखे पत्तों की डंडियों से जो वो होते हैं ना, अनाज होते हैं, उनको अलग करना। फिर अगला है विनोइंग का मतलब होता है निष्पावन, भारी और हल्के अवयव को पृथक करना, इसे अनाज से भूसा अलग किया जाता है। आपने देखा होगा कि गाँव में चलनी लेकर के हवा चलती है ना, तो फिर वो भारी कर नीचे बैठ जाते हैं अनाज के, और भूसा भूसा अलग हो जाता है। सीविंग यानी कि चालन क्या होता है, आटा चाल करके अलग किया जाता है ना, जिसमें दो अलग अलग साइज़ के अगर मिक्स हो गए हैं तो उनको चाल करके महीन साइज वाला नीचे चला जाता है और मोटा वाला चलनी में रह जाता है। सेडिमेंटेशन, जो भारी कण होते हैं वो पानी में नीचे, इसके लिए पानी में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, कि पानी में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण या पानी साफ पानी ऊपर बचता है। डिसेंटेशन, तो ये दोनों प्रोसेस आस ही पास होते हैं, कि मिश्रण को बिना हिलाए, जैसे पानी में रेत पड़ी तो रेत नीचे बैठ गई, तो जब बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेल देना, यानी कि जल अलग कर लेना, इसी को हम बोलते हैं डिसेंटेशन। जैसे इसका यूज़ पानी और तेल को अलग करने के लिए किया जाता है। फिल्टर तो जानते ही हैं, छानना, जैसे चाय वगैरह छानी जाती है। इवोपरेशन का यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्र जल से नमक निकालने के लिए किया जाता है। इवोपरेशन का मतलब होता है कि पानी का भाप बन जाना। ठीक है, पानी का भाप बन जाना, वेपर बन जाना। कंडेंसेशन का जस्ट उल्टा होता है उसका, कि वाष्प का पानी बन जाना। ये होगा कब, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आप पढ़ेंगे। गैस का वाटर बन जाना, तो ये होता कैसे है, जब
टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर कम होता है तब कंडेंसेशन होता है, इसको संघनन बोलते हैं। सोल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि अगर पानी में अगर हमको नमक डालना है तो नमक इज़ अ सोल्यूट यानी कि विलेय, और जो ज़्यादा चीज़ है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट यानी कि विलायक। तो अब कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं इतना सा पानी लेती हूँ और उसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तब उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त सॉल्यूशन। जब विलेय और अधिक ना घोला जा सके तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जब और घोला जा सके तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और जो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमित की इंग्लिश होती है रिवर्सिबल। कुछ तो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नहीं होते। इनके बारे में आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जब क्लास 7 की मैं अपलोड करूँगी। ये है नेक्स्ट चैप्टर। पौधे लक्षणों के आधार पर पौधों के 3 कैटेगरी हैं। एक है शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक क्या होते हैं? तो इनकी मैं पिक्चर्स ऐड कर दे रही हूँ। हरे कोमल जो तने होते हैं, जिनके हरे कोमल तने होते हैं और छोटे होते हैं ये, इनकी कई शाखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। झाड़ियों में शाखाएं तने के आधार से यानी कि तने के आधार से ही बटी जाती हैं, और तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता। वृक्ष को तो आप जानते ही हैं, तने मोटे होते हैं, शाखाएं ऊंची होती हैं, ऊंचे पे होती हैं। अब यहाँ पे है विसर्पी लता और आरोही लता कौन सी होती है? ये आरोही है, ठीक है। तो विसर्पी लता को इंग्लिश में क्रीपर बोलते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो पाते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, यानी कि जो भूमि पर ऐसे ऐसे करके फैले रहते हैं उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। और क्लाइंबर्स देखा होगा, मनी प्लांट अगर आपने देखा है तो किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, या अगर आपने कोई डंडा रखा हुआ है तो उस पर ऐसे ऐसे करके लिपट जाएंगे, तो उसको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। तने का कार्य क्या होता है? तो तने का कार्य होता है मिनरल यानी कि खनिज और जल का संवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एक लीव से, ओबियसली लीव में खाना बनता है तो लीव से सारे पार्ट में ले जाना, तो ये सारा काम इनका होता है। अब पत्तियाँ क्या होते हैं? ये सारे पॉइंट वाइज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि वह भाग, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है कि वह भाग जो तने से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं पर्णवंत, ठीक है। फिर अगला है ये जो ग्रीन वाला पूरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं फलक। ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा हिस्सा इसको बोलेंगे फलक, और यानी कि लैमिना। और रेखित संरचना, ये जो लाइंस पड़ी हैं इनको सिराएं बोलते हैं, बीच वाली को मध्य सिरा बोलते हैं, और इस पूरी डिज़ाइन को बोलते हैं शिला विन्यास। शिला विन्यास दो टाइप की होती हैं, एक जालिका रूपी, एक समांतर। तो ये जालिका रूपी वाला तो आप देख रहे हैं, समांतर वाला घास के पत्तों में होती हैं, ऐसे ऐसे करके ये सारी लाइन समांतर होती हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि अभी आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे इसका नाम। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि असल में होता क्या है, अभी ये आगे की क्लास में है लेकिन मैं बता दे रही हूँ। पत्तियों में छोटे छोटे वातरंध्र पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा से ये गैसेस का तो एक्सचेंज करते करते साथ में जो एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा पानी, उसको भाप के रूप में निकाल देते हैं। तो पत्तियों से निकालने वाली जल की बूंदें जो जल वाष्प के रूप में निकलती हैं उसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। अब फोटोसिंथेसिस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश यानी कि सनलाइट और हरे पदार्थ यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए भोजन बनाती हैं, और क्या रिलीज करती हैं? ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंथ के चैप्टर्स में भी ये पॉइंट है कि पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे इंसान अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। अब जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं, इनका कार्य है, और साथ में ये जल का अवशोषण, जल को एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो जड़ें होती कितनी टाइप की हैं? दो टाइप की, मूसला जड़ें और झकड़ा या रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ें जो होती हैं उनको हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। मूसला जड़ों को हम टैप रूट बोलते हैं। और मूसला जड़ें, इनके पिक्चर्स आप देख रहे होंगे कि, और इसमें जो एक्स्ट्रा साइड में जड़ें निकली होती हैं, ये मेन जड़ है, उससे ऐसे ऐसे करके जो जड़ निकली होती है इसको हम बोलते हैं पार्श्व जड़, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल रूट। और झकड़ा जड़ें क्या होती है? इनमें कोई मेन रूट नहीं होती है, सारी ऐसे ऐसे करके फैली होती हैं, तो उनको बोलते हैं फिब्रस रूट। खाने वाली जड़ें कौन सी होती है? तो ये तो ईवीएस में भी पूछा गया। खाने वाली जड़ें गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम और टैपियोका। टैपियोका
ईवीएस में है, जो केरल में खाया जाता है। पुष्प पुष्प के भाग देखते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो बाहदल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्रीकेसर। पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे। तो पुंकेश्वर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। नर पार्ट को हम पुंकेश्वर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमेन। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में ही परागकण होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जिससे आगे जा कर के दूसरे फूल वगैरह बनते हैं। और जो ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर को हम कार्पेल बोलते हैं या पिस्टल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र, ये जो मटकी जैसा शेप होता है वर्तिका, और ये जो शेप होता है यहाँ अंडाशय, यहाँ अंडा स्टोर होता है। अगला चैप्टर है जॉइंट्स, यानी कि हम संधियों के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट समझते हैं ना, दो बोन्स को जोड़ने के लिए जो बीच में जॉइंट लगी होती है, उसको हम संधि बोलते हैं। अभी कितने टाइप की है उनके बारे में पढ़ते हैं। कंदुक खलिका संधि, यानी कि बॉल एंड सॉकेट संधि। ये हाथ को पूर्णतः वर्तानुकार घुमाते हैं, यानी कि जब देखते हैं कोई भी चीज़ गोल गोल पूरी घूम जाती है, वहाँ पे ये संधि लगी होती है। धुराग्र संधि, धुराग संधि गर्दन और सिर में होती है। ये केवल आगे पीछे या दाएं बाएं कर सकते हैं, इसको गोल गोल नहीं घुमा सकते। हिंज संधि क्या होती है? एक दिशा में गति करती है, ठीक है। जैसे कोहनी और घुटने, या तो ऐसे ऐसे जाएगी या तो ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप नहीं कर सकते हो। अचल संधि, यानी कि फिक्स संधि जो नहीं घूमती है, जैसे कि कहाँ पाई जाती हैं? हमारे ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में जो हड्डियों में जो जॉइंट्स होती हैं, वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती, उनको हम फिक्स्ड संधि बोलते हैं। या जबड़े या कपाल के मध्य में भी होती हैं। बांधो कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो जब हम जन्म लेते हैं तब 305 ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, और 206 बड़े होने तक, क्योंकि कुछ हड्डियाँ जुड़ करके नई हड्डियाँ बन जाती हैं, तो 206 हो जाती हैं ये। अगला है चेस्ट में पसलियाँ कितनी होती हैं, यानी कि रिब्स कितनी होती है? 12 होती हैं, ठीक है। और इसको रिब केज, इस पूरे जाल को रिब केज बोलते हैं। मेरुदंड, यानी कि बैकबोन, बैकबोन में बहुत सारी छोटी, ये बैकबोन है, बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिन्हें हम कशेरुका या फिर वर्टिब्रे कहते हैं। स्टमक के नीचे जो अस्थियाँ होती हैं, यानी कि अगर ये है स्टमक, तो इसके ये वाला हिस्सा जो होता है, जहाँ पे ये पूरा कंकाल में आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है, इन हड्डियों को पेल्विक बोन बोला जाता है, यानी कि श्रोणीय अस्थियाँ बोला जाता है। ये वन लाइनर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे सुन लीजिएगा, या फिर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप देख के बना सकते हैं। कंकाल के वह भाग जो अस्थियों जितनी कठोर नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें मोड़ा जा सकता है। जैसे कान में देखा होगा, कान में क्या होता है, ये ऊपर वाले पार्ट में कुछ लगता है कि बोन जैसा है, लेकिन वो बोन होता नहीं है, उसको आराम से मोड़ सकते हैं, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं या उपास्थि बोलते हैं। अब केचुए के बारे में पढ़ेंगे। केचुए में कोई भी बोन नहीं होती, केवल मसल्स होती हैं, और इनके ये इंपॉर्टेंट है, इनके शरीर पर एक बाल जैसी संरचना होती है, जो कि क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। अच्छा, इनका एक तरीका होता है कि पहले ये आगे वाला हिस्सा रिंग टाइप में होता है ना, ये पहले आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे, फिर पीछे वाला, ऐसे करके ये बढ़ते चले जाते हैं। मिट्टी खाते हैं, अनपचे पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जो जो अनपचा पदार्थ निकालते हैं, देखा होगा मिट्टी जैसा होता है, उसी से मिट्टी उपजाऊ बनती है। घोंगा, यानी कि स्नेल, इसके ऊपर एक सेल होता है, सेल होता है, कोई बोन का बना नहीं होता है, ये बोन नहीं होती इसमें। पैर जो होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल के बने होते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डाल दिया है। कॉकरोच के कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, ऊपर एक बाह्य कंकाल होता है, आगे के पैर सक्रिय होते हैं और पीछे के पैर चौड़े होते हैं, और मसल्स होती हैं इनके में। और पक्षी, अगला पॉइंट है कि पक्षी उड़ पाते हैं। पक्षी क्यों उड़ पाते हैं, क्वेश्चन आएगा तो अब लिखेंगे कि क्योंकि जो बोन्स होती हैं, इनकी जो बोन्स बहुत खोखली होती है, यानी कि अंदर वायु प्रकोष्ठ होता है, जिसकी वजह से हल्की होती हैं और पीछे के पैर चलने में मदद करते हैं। और आपको पता है, हमको दिखता है कि इनके 2 पैर हैं, लेकिन इनके 4 होते हैं, लेकिन जो जो आगे वाले 2 पैर होते हैं, वही स्टार्टिंग में पंख बन जाते हैं। अब मछली की आकृति आप देख रहे होंगे कि आगे से पतला, पीछे से पतला। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब पानी आए तो पानी का फ्लो इधर उधर से निकल जाए, ठीक है। और इनकी आकृति धारा रेखीय होती है, यानी कि स्ट्रीम लाइंड होती है। देखा ना, स्ट्रीम लाइंड है ये। तैरने में आगे ये वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि इनकी आकृति कैसी होती है। तैरने में आगे का भाग एक और पीछे विपरीत होता है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर ये ऐसे जा रही है तो पीछे वाली पूंछ ऐसे जाएगी, ठीक है। पंख, इनके भी जो पंख होते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो फर होता है, वो जल में संतुलन और दिशा निर्धारण का काम करता है। सांप का आपने देखा ही होगा कि अल्टरनेट चलते हैं सांप, ये देखिए साइन बना दिया है, वलयाकार गति करते हैं। अब यहाँ पे ये अरस्तु की बुक का नाम याद रखिएगा, गैट ऑफ एनिमल, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि जंतुओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। किसने ये घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था।
अगला है अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन क्या होता है। अनुकूलन का मतलब होता है जिन विशिष्ट संरचनाओं या स्वभाव के कारण पौधे या जीव अपने परिवेश में रह पाते हैं उसे हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि बर्फ़ वाले इलाके में जो पेंगुइन रह पाती हैं तो वो उनका अनुकूलन हुआ है ना, वैसा तभी रह पाती, हम लोग नहीं रह पाएंगे। आवास क्या होता है, जहाँ सजीव रहते हैं उसे आवास बोलते हैं। स्थलीय, मेनली एनसीईआरटी में 2 आवास बताए गए हैं, स्थलीय और जलीय, यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जहाँ पे जो लोग स्थल पे रहते हैं, और जो जल में रहते हैं उसको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। 2 घटक होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, जो सजीव वाली चीज़ें आती हैं जैसे पेड़ पौधे जंतु। अबायोटिक में निर्जीव वाली चीज़ें आती हैं जैसे मिट्टी, वायु, जल, सूर्य प्रकाश, ऊष्मा आदि। परानुकूलन क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया था अनुकूलन, अब यहाँ है परानुकूलन। तो ये क्या होता है, अल्प अवधि में। जैसे अगर हम लोग गए पहाड़ पे रहने के लिए तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर मान लीजिए 15 दिन रुके तो हम लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं ये परानुकूलन होते हैं, ये लंबे समय के लिए नहीं होते हैं। मरुस्थल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मरुस्थल वाला कैसा होता है, कि ऊँट के लंबे पैर होते हैं और गद्देदार पैर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको इतनी हीट नहीं लगती है, पसीना कम आता है, मल शुष्क होता है इनका, और ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह पाते हैं। चूहे और सांप भूमि के अंदर रहते हैं, ये याद रखिएगा, भूमि के अंदर रहते हैं। ये रात में खाना खाने के लिए निकलते हैं क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है। यहाँ के पौधों की क्या विशेषता होती है, क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज कि मरुस्थल में पौधे और जंतुओं की क्या विशेषता है, ऐसे करके। तो यहाँ पौधे वाष्पोत्सर्जन, जो बताया था ना, ट्रांसपैरेशन, जो पानी निकालते हैं वो बहुत कम करते हैं, इसी वजह से इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कटीली होती हैं, ठीक है। इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता भी है, क्योंकि पत्तियाँ पहली बात कम भी होती है, तभी है प्रकाश संश्लेषण वो तने में होता है, यानी कि स्टेम में होता है। जड़ें गहराई तक जाती हैं ताकि जल का अवशोषण कर सकें, क्योंकि जल की कमी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, यानी कि कोण आकार के होते हैं। शाखाएं तिरछी होती हैं। कुछ की पत्तियां सुई के आकार में होती हैं। सुई के आकार में का भी रीज़न है, इसलिए होती हैं सुई के आकार में ताकि बर्फ़ पड़े और नीचे गिर जाए, उस पर जमी ना रहे। जंतु की त्वचा मोटी होती है और फर ठंड से बचाते हैं। घास स्थल के लोगों की क्या विशेषता है, तो 2 की विशेषता बताई गई थी। शेर के पैर नाखून लंबे होते हैं और रंग मटमैला होता है ताकि वो झाड़ियों में छिपके अपना शिकार कर सके। हिरन मजबूत दांत वाले होते हैं ताकि तने को चबा सके, पेड़ पौधे चबाते हैं ना, इसीलिए। आँख दोनों ओर होती है, यानी कि जैसे पक्षियों की होती है ना, इधर भी और इधर भी, एक समय पे 2 जगह देख पाते हैं। डॉल्फिन और व्हेल, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल जैसे जंतुओं में गिल्स नहीं होती, तो ये अपने वात छिद्रों, यानी कि ब्लो होल्स, नेसल पैसेज से सांस लेती हैं। तो इनको जब सांस लेना होता है तो ये पहले ऊपर आती हैं पानी के, और तब तक के लिए काफ़ी देर तक पानी में बिना सांस लिए भी रोक लेती हैं। जलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, तना लंबा और खोखला होता है। खोखला इसलिए होता है ताकि ये पानी में रुक सके, और हल्का होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो मैंने बताया था सूक्ष्म रंध्र, यानी कि जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, तो इसके द्वारा CO2 ये लेती हैं और O2 निकालती हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट पदार्थ को निकालना, एक्सक्रीशन कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक स्पीसीज द्वारा, एक जाति द्वारा अपने जैसे अन्य बच्चों को पैदा करने की प्रक्रिया प्रजनन की। अगला चैप्टर है जिसमें बताया गया मेज़रमेंट के बारे में, कि मेज़रमेंट जो मापन की जो प्रणाली है वो सबसे पहले 1790 में फ्रांस में मीटर पद्धति की रचना हुई थी, ठीक है। तो मीटर पद्धति की रचना कब हुई है, 1790 में हुई है। कहाँ हुई है, फ्रांस में हुई है। किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करना ही क्या कहलाता है, मात्रक, यानी कि यूनिट कहलाता है। जो हम मीटर सेंटीमीटर पढ़ते हैं ना, उसको हम यूनिट बोलते हैं। आजकल जो पद्धतियाँ हम यूज़ कर रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, यानी कि SI यूनिट बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा कि वर्क की यूनिट जूल होती है, तो SI यूनिट जूल होती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे वो यूज़ होती है। लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है। ये देखिए कुछ चेंजेस बताए गए थे कि 1 मीटर से सेंटीमीटर कैसे जाएँ, या सेंटीमीटर से मिलीमीटर कैसे जाएँ, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो डाली है 4 मिनट की, आप उसको देख सकते हैं। गति के प्रकार कितने होते हैं, तो गति के 3 प्रकार हैं, सरल रेखीय, वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन, और पीरियोडिक मोशन। तो ये दोनों तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट मोशन और सर्कुलर मोशन। आप पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन, जैसे आपने देखा होगा घड़ी में जो नीचे लगा होता है, जो ऐसे करके घूमते हैं, तो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर सेम डिस्टेंस कवर करता है, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक समय अंतराल के बाद अपनी डिस्टेंस रिपीट करता है। 2 टाइप की वस्तुएं होती हैं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें ल्यूमिनस थिंग्स बोलते हैं, और नॉन ल्यूमिनस जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति करता है ये। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी
वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। यानी कि छाया कब बनती है? जब कोई प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी यानी कि जो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तब तब छाया बनती है। ये अगला चैप्टर है कि विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस। रासायनिक विद्युत सेल करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर्किट क्या होता है? एक सर्किट क्या होता है, देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज जो पाथ होता है जिससे करंट फ्लो होता है, इसी को हम बोलते हैं सर्किट। ऐसे बैटरी लगी होती है और ये कहीं से ब्रेक ना हो तो इसको हम बोलते हैं सर्किट। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, यानी कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या होते हैं? जो पदार्थ विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं, जैसे मेटल्स जितने होते हैं, धातुएं। और विद्युत धारा जिनसे प्रवाहित नहीं होती है वो इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गया, कागज हो गया आदि। स्विच एक डिवाइस होती है जो परिपथ को तोड़ने या पूरा करने का काम करती है। यानी कि आपने देखा है ना, अगर स्विच ऑफ है तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। स्विच ऑन है तो करंट फ्लो हो जाएगा। मैग्नेट की खोज किसने की थी? मैग्नस ने की थी। यूनान के रहने वाले थे और इन्हीं के नाम पे मैग्नेटाइट जो चुंबक है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा है, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मैग्नेटाइट का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि वो मैग्नीशिया नामक जगह से प्राप्त हुआ था, या लोहे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये जो चुंबक होते हैं वो लोहे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और जो नहीं होते हैं वो अचुंबकीय हो जाएंगे। तो मैग्नेट में होता क्या है कि दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये जरूरी नहीं इधर ही नॉर्थ हो, दोनों में से किसी एक तरफ होता है। चुंबक अपनी विरामावस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चुंबक अपनी विराम अवस्था में है तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जब जंगल वगैरह जाते हैं तो कंपास का यूज़ करते हैं, जिसमें वो बार मैग्नेट लगा होता है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है। चुंबक को गर्म करने पर या हथौड़े से पीटने पर या ऊंचाई से गिराने पर उसके गुण खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो ख़राब हो जाता है। और ये तो पता होगा, अपोजिट अट्रैक्ट, यानी कि विपरीत ध्रुव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, समान ध्रुव हमेशा दूर जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा तो ये हमेशा दूर भागेंगे, एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे ही नहीं। और लेकिन नॉर्थ और साउथ होगा तो ये चिपक जाएंगे। ये अगला चैप्टर है। जल का पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। बुक का एक पेज, ये वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि बुक का एक पेज बनाने में कितना पानी लगता है, तो 2 ग्लास पानी का यूज़ होता है। एस.टी. कोलरिज की पोयम का नाम क्या है? राइम ऑफ द एनिशिएंट मरीनर, ठीक है। वाटर साइकिल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा। जल चक्र का मतलब होता है जैसे पानी पड़ा हुआ है तो पानी पे पहले क्या हुआ? सूर्य की किरणें पड़ी, सूर्य की किरणें पड़ी तो ये वाष्प बना, यानी कि वेपर बना, वेपर बन के क्या हुआ? संघनन हुआ। संघनन अभी पहले बताया था ना कि टेम्परेचर कम होने पे ये पानी में परिवर्तित हो जाता है, भाप पानी में परिवर्तित हो जाती है और फिर बारिश हो गई। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि 1 kg, ये जो डिब्बे वाला पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 1 kg गेहूँ देने वाले पौधे में, यानी कि 1 किलो अगर जो गेहूँ देता है पौधे में, 500 लीटर क्षति होती। कैसे क्षति होगी? अच्छा, पौधे कैसे क्षति करेंगे? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी कि ट्रांसपायरेशन, जो बताया था ना, छेन से पानी निकल जाता है स्टोमेटा से, तो वही लगभग 25 बाल्टियों के बराबर पानी निकल जाता है। तो इतना वेस्ट होता है। वेस्ट क्या मतलब? वो वाष्प बन के वातावरण में चला जाता है। ठंडे जल के गिलास से बाहर, देखा होगा कि ठंडे जल के गिलास के बाहर बूंदें क्यों आ जाती हैं? तो बाहर की जो वायु होती है वो ठंडी हो गई। ठंडी हो गई तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि क्योंकि बाहर वाली जो एयर है वो ठंडी हुई तो ठंडी होकर क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी ना। तो इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अभी ऊपर पड़ा था तो इसी वजह से बाहर बूंदें दिखती हैं। वर्षा जल संग्रहण के 2 तरीके इस बुक में बताए गए हैं कि एक तो छत के ऊपर जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, और दूसरा सड़क के किनारे जो नालियाँ होती हैं वो धीरे धीरे रिस रिस के ज़मीन में ग्राउंड वाटर में चली जाती हैं, नालियों वाले से पानी जो वर्षा जल होता है। वायुमंडल, अगला वायुमंडल क्या होता है? जो अर्थ के चारों ओर जो कई किलोमीटर तक वायु की जो परत पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। वायु में वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। कौन कौन सी गैसें? 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 1% अन्य में CO2 एंड अदर आ जाती है। उसके साथ में धूल और धुआं भी होता है और जलवाष्प भी, वाटर वेपर भी पाया जाता है। ऑक्सीजन कैसी गैस है? ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज़ नहीं जल सकती। जैसे कोयले, सी का मतलब कोयला, कोल, उसको अगर हमने O2 की प्रेजेंस में जलाया तो CO2 निकलेगी, ठीक है।
और CO2 कैसी गैस होती है, जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ हमको घुटन महसूस होने लगती है। अच्छा, सांस लेते टाइम धूल के कण भी तो हमारे नाक द्वारा जाते हैं, लेकिन हमारे नाक में इसी वजह से बाल और म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो इसी वजह से होता है, ताकि वो धूल के कण हमारे लंग्स तक ना पहुँच पाए। जल उबालते समय बुलबुले क्यों आते हैं, ये देखिए मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, बहुत मेहनत लगी है, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल उबालते समय बुलबुले जल में घुली वायु के कारण होते हैं। पौधे में, अब ये ज़रा पॉइंट समझिएगा कि पौधे भी O2 लेते हैं, ठीक है, O2 यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये CO2 का यूज़ करते हैं और O2 निकालते हैं। लेकिन होता क्या है, ये O2 ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है, और CO2 लेते ज़्यादा हैं, इसी वजह से हम कहते हैं ऐसा। पवन चक्की का उपयोग किस लिए होता है? ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, आटा चक्की चलाने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। देखा होगा नाव में भी पवन चक्की लगी, ऐसे पंखा लगा होता है, ताकि क्या हो, नाव को एक डायरेक्शन मिलती रहे। जल के जो प्राणी होते हैं वो जल में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का, और पौधे मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जो थोड़ी बहुत करते भी हैं वो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PM मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य क्या है? 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत। ये हमारा आखिरी चैप्टर है, तो और मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की है पिक्चर्स वगैरह ऐड करने में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लैंडफिल का मतलब होता है वो भराव क्षेत्र, वो निचली जगह जहाँ पे क्या करते हैं लोग कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, और कूड़ा डालने के बाद उसको मिट्टी से फिर पाट दिया जाता है, जो उपयोगी चीज़ है उनको निकाल लेते हैं, उसके बाद मिट्टी से पाट देते हैं, उसी के ऊपर बिल्डिंग वगैरह बना दी जाती है। कंपोस्टिंग का मतलब होता है पदार्थों के डिकम्पोज हो करके खाद बनना, उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो 2 कूड़ादान रखा जाता है, नीला और हरा। नीले में रीयूज़ वाली थिंग, जैसे प्लास्टिक बॉटल रखा जाता है, या फिर कांच की थिंग्स रखी जाती हैं, और हरे में प्लांट और एनिमल वाली थिंग रखी जाती है, जिसका यूज़ हम आगे मिट्टी में मिला कर के करेंगे, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं आसानी से, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी का मतलब ये होता है कृमि, ठीक है, कृमि मतलब केचुआ। तो लाल केचुए की मदद से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। आप पिक्चर देख रहे होंगे कि विशेष संरचना, अच्छा, लाल केचुए में होता क्या है कि इसमें एक स्पेशल संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं गिज़र्ड, ठीक है, जो भोजन को पीसने के काम आता है, क्योंकि इसके दाँत तो होते नहीं हैं, तो भोजन को पीसने के लिए ये यूज़ करता है। ये बहुत गर्मी और बहुत ठंडे में जीवित नहीं रह पाते हैं। इसमें हम करते क्या है कि कुछ मिट्टी में हम सड़ा गला खाना डाल देते हैं, और जिस पे केचुआ उनको खा करके जो अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है, उसी से मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। ये थे मेरे क्लास 6 के नोट, और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।